हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ माही सिंह राजपूत एंड वेलकम बैक टू माई चैनल जीके जीएस क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए घटना चक्र का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूं, जो हमेशा एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और वो है नरम दल तथा गरम दल। जैसे कांग्रेस में जब नरम दल और गरम दल ये दो खेमों में सूरत अधिवेशन 1907 में जब बटा था, तो उसके बाद नरम दल और गरम दल की अपनी अपनी क्या विचारधारा थी, किस प्रकार से क्वेश्चन इसमें राइज किए जाते हैं। तो चलिए इसको मैं देखती हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जो आईएएस प्री 1994 में पूछा गया है कि महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को निम्नलिखित में से किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था। आप ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, यानी सब के सब 1898 ईस्वी के इटली अबिशीनिया युद्ध ने, देखिए 1898 में इटली अबिशीनिया युद्ध हुआ था, जिसमें इटली को औपनिवेशिक शक्ति पराजित हुई थी, इटली की औपनिवेशिक शक्ति हार गई थी। दूसरा है चीन के बॉक्सर आंदोलन ने, तीसरा आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, तथा चौथा रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय ने। तो इस प्रकार से अगर बात करेंगे तो यहाँ पर चारों पॉइंट जो है वो राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी राजा वामवाद्य आंदोलन। देखिए, कांग्रेस के नरम दल के नेता की जो पद्धति थी उसे कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन यानी राजा वामवाद्य आंदोलन करते हैं। इट मीन्स प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग करना तथा आम जनता में राजनीतिक जागरूकता को उत्पन्न करना, यह मतलब था, यह मोटो था नरम दल के लोगों का, नेताओं का। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किन आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ था। ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन। देखिए, स्वदेशी आंदोलन था क्या? तो स्वदेशी आंदोलन जो 1907 का था, उसमें विदेशी वस्तुओं का डायरेक्ट बहिष्कार करना था। विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के बंगाल से बाहर प्रसार को लेकर कांग्रेस के उग्रपंथी तथा नरमपंथी दलों के मध्य मतभेद होने लगा। गरम दल आंदोलनकारी लोग जो थे, वे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल तक ही सीमित ना रखकर ऑल ओवर इंडिया में से पहुंचाना चाहते थे। वे केवल विदेशी माल के बहिष्कार से ही संतुष्ट नहीं थे, बल्कि वे चाहते थे कि अंग्रेजी हुकूमत को किसी भी तरह का इंडियन सपोर्ट ना करें, चाहे वो विदेशी माल हो, वस्तु हो। इसके अलावा भी किसी भी प्रकार से, जैसे अंग्रेजों के अपने स्कूल यूनिवर्सिटी होते थे जहां इंडियन के बच्चे भी भारी संख्या में पढ़ने के लिए जाया करते थे, तो इसका भी बहिष्कार करने का मोटो था उग्रपंथी यानी गरम दल के नेताओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधिकतर नरमपंथी नेता थे, जो मैक्सिमम नरमपंथी नेता थे वे शहरी क्षेत्रों से उभर कर आए थे। देखिए, नरम दल के नेता में कुछ नेता का कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, ऑप्शन में रहता है, तो आप देख सकते हैं कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा व्याचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब जो थे वो नरम दल के कुछ इम्पोर्टेंट नेता हैं जिन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इन्होंने शहरी क्षेत्रों से ये सब जुड़े हुए थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्य वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, रिपोर्टर्स यानी पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे। इनमें बड़े बड़े उपाधियों के जो पोस्ट पर रहते थे वे व्यक्ति नरम दल के नेता चुने जाते थे। कांग्रेस में आने वाले ये प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई भी कांटेक्ट नहीं रहता था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन यानी अपना शासन देने पर बल दिया था। तो यह काम दादा भाई नौरोजी का था। इन्होंने भारत के लिए स्वशासन यानी स्वराज्य की मांग वर्ष 1904 में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में पहली बार रखी थी। क्वेश्चन यहाँ पर से डायरेक्ट उठाकर पूछ दिया जाता है कि दादा भाई नौरोजी ने कब इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस की पहली बार मांग रखी थी, तो 1904 ईस्वी में।
वर्ष 1905 में कांग्रेस के बनारस अधिवेशन के अपने संदेश में भी स्वशासन यानी सेल्फ गवर्नमेंट की बात कही थी। तो सबसे पहले 1904 में, उसके जस्ट एक साल बाद, इट मीन्स 1905 में सेल्फ गवर्नमेंट की बात उन्होंने कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में की, और फिर दूसरी साल यानी वर्ष 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में स्वराज्य की मांग की थी दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन उग्रपंथी यानी गरम दल के नेता नहीं थे। आप क्वेश्चन ढंग से पढ़िएगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वे नरम दल के नेता थे। हालांकि बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल डिंगरा तथा उधम सिंह ये तीनों गरम दल के नेता थे। गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमों से संबंधित थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। गोपाल कृष्ण गोखले जी को पूरा विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास करते थे, और इन्हीं के विचारों से मोटिवेट होकर महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु चुन लिया था गोपाल कृष्ण गोखले को। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था। ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन उग्र राष्ट्रवादी नेता नहीं थे। तो विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय तो थे, बट गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। नेक्स्ट, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था। तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक का था। बाल गंगाधर तिलक एक नरम दल के नेता थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया था। इनका कहना था कि कांग्रेस जो है वो प्रार्थना, याचना और गिड़गिड़ा कर, भीख मांगकर अपनी आज़ादी को हासिल करना चाहती है, और इस तथ्य से कभी भी हमें आज़ादी नहीं मिल पाएगी। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के अंदर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ। उग्रवादी विचारधारा के 4 प्रमुख नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिन चंद्र पाल, जिन्हें इंक्लूड करके यानी सम्मिलित करके लाल बाल पाल भी कहा जाता है। और चौथे नेता थे अरविंद घोष। इन नेताओं ने स्वराज्य प्राप्ति को ही अपना मेन मोटो बनाया था। इन्होंने उदारवादी नेताओं की तरह संवैधानिक दायरे के अंदर अपनी मांग मनवाने की जो विश्वास थी, उन्हें विश्वास के दायरे में नहीं रखा। तिलक ने कहा था कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। इन्होंने कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का भी आरोप लगाया था। नेक्स्ट है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय और विरोध की राजनीति का दोष लगाया था। विजस्ट हुआ है बाल गंगाधर तिलक ने। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततोगत्वा समाप्त हो गई कब? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में जब आया तो उस समय जो इनकी प्रार्थना और याचना की नीति थी वो पूर्णतः समाप्त हो गई थी। कांग्रेस नेतृत्व के आवेदन निवेदन नीति की असफलता ने देश के अंदर और खुद कांग्रेस के ही अंदर असंतोष पैदा कर दिया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार कांग्रेस के प्रति अपनाई जाने वाली अपेक्षापूर्ण नीति ने कांग्रेस के युवा नेता में जनरली बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष वगैरह आते थे, विपिन चंद्र पाल को अंदर से आंदोलित किया। इन युवा नेताओं ने उदारवादी नेताओं की राजनीतिक भिक्षावृत्ति, जो भिक्षाटन करके जबरदस्ती गिड़गिड़ा कर, ऐसा कहा गया है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कि वे अपनी आज़ादी को स्वराज्य प्राप्ति के लिए जो भिक्षाटन करते हैं उससे कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उनके नेतृत्व में कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति पूर्णतः समाप्त हो गई। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को किसने भीख मांगने वाली संस्था यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट कहा था? तो यह कथन बाल गंगाधर तिलक का था। उनके अकॉर्डिंग जो कांग्रेस थी जनरली, जो नरम दल के नेता थे, वे भीख मांगने वाली संस्था यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट थे। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन कब आया? वर्ष 1906 ईस्वी के बाद। वर्ष 1906 ईस्वी के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर गरम दल का प्रभाव जो था, जो वर्चस्व था, वो बढ़ गया। गरम दल के प्रमुख नेता, यहाँ पर फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, लाल बाल पाल के साथ अरविंद घोष थे। इन नेताओं ने स्वराज्य को ही अपना लक्ष्य बनाया था। तिलक ने नारा दिया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे वापस लेकर ही रहूँगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था?
देखिए, कांग्रेस के गरम दल से रिलेटेड की अगर बात करें तो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ये तीनों नरम दल के नेता थे, जबकि अरविंद घोष जो थे वे गरम दल के नेता थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? ऑप्शन सी, विपिन चंद्रपाल उग्रवादी, इट मीन्स गरम दल के नेता थे। वहीं फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ये तीनों नरम दल के नेता थे। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न में से किसको नरम दलीय के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को नरम दल के नेता के तौर पर नहीं बल्कि गरम दल के नेता के तौर पर जाना जाता था। नेक्स्ट, शेरे पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो शेरे पंजाब या पंजाब केसरी की उपाधि लाला लाजपत राय जी को दी गई थी, चूंकि यह पंजाब के प्रतिनिधि थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तो थे ही, साथ में पंजाब के प्रतिनिधि भी थे लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक को लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो यहाँ पर हो जाएगा मैजिनी ने। देखिए, लाला लाजपत राय ने इटली के जो राष्ट्रपिता यानी क्रांतिकारी राष्ट्रपिता थे जिनका नाम मैजिनी था, तो उन मैजिनी के ही जो जीवन वृत्त, जिसे ऑटोग्राफ या बायोग्राफी कहा जाता है, तो उसको बायोग्राफी को पढ़ने के बाद ही मैजिनी को यहाँ पर उन्होंने अपना राजनीतिक गुरु बना लिया था लाला लाजपत राय जी ने। मैजिनी की एक बहुत ही उत्कृष्ट रचना है द ड्यूटीज ऑफ मैन, तो वो उनके राजनीतिक गुरु बना चुके थे, तो द ड्यूटीज ऑफ मैन का उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट किया था। नेक्स्ट, उन्होंने मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी तथा भगवान श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे कौन थे? तो यह कथन लाला लाजपत राय के बारे में कहा गया है, जिन्होंने अपने राजनीतिक गुरु यानी इटली के राष्ट्रपिता मैजिनी, गैरीबाल्डी, शिवाजी और श्री कृष्ण, ये चारों की जीवनी लिखी थी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन मध्यम मार्गी नहीं था? तो बाल गंगाधर तिलक को मध्यम मार्गी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस की प्रारंभिक उदारवादी यानी पहले की जो उदारवादी लोग थे उन्हें ही मध्यम मार्गी नीति पर के तौर पर देखा गया। मध्यम मार्गी नीतियों से नव राष्ट्रवादियों के रूप में प्रसिद्ध लाल बाल पाल का मोह भंग हो गया। बाल गंगाधर तिलक इस नई विचारधारा के अग्रदूत थे। वे मध्यम मार्गी ना होकर उग्र नीतियों के सपोर्टर थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? तो अरविंद घोष चूंकि गरम दल के नेता थे, बट ये स्वदेशी को सपोर्ट कर रहे थे, स्वदेशी के समर्थक थे। बंगाल के विभाजन के विरोध में चलाए गए स्वदेशी आंदोलन के अरविंद घोष प्रमुख नेता थे। इस आंदोलन के अन्य प्रमुख नेता लाला लाजपत राय जो पंजाब से थे, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से थे तथा विपिन चंद्रपाल बंगाल से। तो ये चारों ने मिलकर, जो चारों गरम दल के नेता थे, वो स्वदेशी आंदोलन के सपोर्टर थे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? तो भारतीय अशांति का पिता यानी जनक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है, क्योंकि तिलक जो थे ना, वो सेवा और बलिदान में विश्वास करते थे और उनमें सरकार की सत्ता को चुनौती देने का साहस भी था। इसीलिए उन्होंने कांग्रेस सरकार की प्रशंसा करने वाली संस्था से बदलकर सरकार की आलोचक संस्था बन गई। एंग्लो इंडियन नौकरशाही उन्हें विद्रोही समझती थी। सर वैलेंटाइन सिरोल ने उन्हें भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था किसने? तो सर वैलेंटाइन सिरोल ने। इन्हों पर उन्होंने मानहानि का मुकदमा भी चलाया। इंग्लैंड गए, हालांकि वो मुकदमा में हार गए थे, किंतु इसका उचित प्रभाव हुआ। बाल गंगाधर तिलक को किसने अशांति का जनक कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। नेक्स्ट है कि किसने कहा था तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? वी सिरोल यानी वैलेंटाइन सिरोल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात निम्नलिखित में से किसने दया की वकालत की थी और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? यह कथन मैक्स मूलर का था। देखिए, जब बाल गंगाधर तिलक को सजा सुनाया गया तो उसके पश्चात प्रसिद्ध विद्वान मैक्स मूलर ने दया की वकालत की थी और कहा था कि मेरी दिलचस्पी बाल गंगाधर तिलक में संस्कृत के एक विद्वान के रूप में है। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा जब
उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, क्योंकि वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या के मामले में अभियुक्त किया। तिलक को दोषी बतलाकर 18 माह की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे राष्ट्रीय नायक यानी नेशनल हीरो के रूप में उभरे। इस तरह किसी एक घटना ने नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट है कि 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई? तो कंटिन्यू 6 वर्ष के कारावास की सजा बाल गंगाधर तिलक को दी गई थी सन 1908 ईस्वी में, और ये सजा इन्हें मांडले जेल जो बर्मा में स्थित है वहां दी गई थी। क्यों दी गई थी? तो वर्ष 1908 ईस्वी में इनका जो एक मैगजीन चलता था केसरी नाम से, तो केसरी में इन्होंने जो लेख प्रस्तुत किया था तो उनके अकॉर्डिंग जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ इन्होंने जो बोला तो इन्हीं उसी को लेकर यहाँ पर राजद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर चलाया गया और 6 वर्ष की कारावास दी गए। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष की। नेक्स्ट, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधाराओं को निम्नलिखित में से कौन सा एक निरूपित करता है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। जहां उदारवादी दल देखिए उदारवादी और उग्रवादी का पॉइंट ऑफ व्यू कभी मैच क्यों नहीं खा पाया, क्योंकि दोनों का बिल्कुल अलग था। जहां उदारवादी दल संवैधानिक आंदोलन में अंग्रेजों की न्यायप्रियता में, वार्षिक सम्मेलनों में भाषण देने में, प्रस्ताव पारित करने में और इंग्लैंड में शिष्टमंडल भेजने में विश्वास करते थे कि ये सब करेंगे तो हमें आज़ादी मिल जाएगी। वहीं दूसरी तरफ उग्रवादी का कहना था आक्रामक प्रतिरोध करना, सामूहिक आंदोलन करना, आत्म बलिदान तक देना। तो इस प्रकार से दृढ़ निश्चय जो उग्रवादियों का था, तो इनके लिए स्वराज्यकार तथा विदेशी नियंत्रण से पूर्ण स्वतंत्रता, जबकि उदारवादी दल के स्वराज्यकार साम्राज्य के अंदर औपनिवेशिक स्वशासन था। नेक्स्ट है कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था ऑप्शन डी उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की निधि। देखिए भारतीय मुसलमान जो थे वो उग्रवादी के सपोर्ट में न आकर उदारवादी के सपोर्ट में इसलिए गए क्योंकि उग्रवादी लोग जो थे जनरली जो बाल गंगाधर तिलक थे उनका कहना था कि हिंदू अतीत के बल पर ही हमें आज़ादी मिलेगी। यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं कि भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए क्योंकि उग्रवादी नेता हिंदू अतीत को वापस लाने की बात करते थे। अरविंद घोष ने कहा स्वतंत्रता हमारे जीवन का उद्देश्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति करता है। राष्ट्रीयता एक धर्म है और वह ईश्वर की देन है। नेक्स्ट यहाँ पर असर्शन रीजन यानी कथन कारण दिया गया है कि बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे, बिल्कुल गलत। नेक्स्ट है कि उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी ए तो गलत है बट आर सही है। यहाँ पर धर्म को अस्त्र के रूप में उन्होंने इसलिए उपयोग किया क्योंकि वे डायरेक्ट गवर्नमेंट को खुली चुनौती दे सकते थे, इतना उनमें पावर था। इस उद्देश्य से उन्होंने अखाड़े, लाठी क्लब, गौ हत्या विरोधी जो संस्थाएं थी, जो सभाएं थी वो स्थापित की। इन्होंने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किया ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जाग सके। अभी जो आप जो गणपति पर्व देखते हैं महाराष्ट्र में वो बाल गंगाधर तिलक जी की ही देन है। इस प्रकार उन्होंने धर्म का राजनीतिक के रूप में प्रयोग किया, परंतु इसका उद्देश्य सांप्रदायिकतावादी नहीं बल्कि जन जागरण था। चलिए नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश यानी शुभारंभ किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र के गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनैतिक हो गया? बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी के साथ निम्न मुसलमानों में से किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी?
तो जब बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई 1 अगस्त सन 1920 ईस्वी में, तो उनकी अर्थी को कंधा महात्मा गांधी के साथ ही शौकत अली और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने दी थी, और हसरत मोहानी जो थे उन्होंने यहाँ पर शोक गीत पढ़ा था। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का मेरा वीडियो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल लगा हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।